पहाड़ी गढ़वाल गाँव के लोग अपने लिए रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से निकलने के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गई, जबकि उत्तराखंड से छोटे राज्य हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या गोवा अस्तित्व में आ चुके थे। सन 1994 में पृथक राज्य के लिए उत्तराखंड में भारी जन आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन सरकार ने इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने का प्रयास किया। मसूरी और हजीरा में शांतिपूर्ण गतिविधियों को सही किया गया। इन नरसंहारों के विरोध में और राज्य की मांग के समर्थन में 3 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में एक विशाल सभा के आयोजन का निश्चय हुआ और पूरे उत्तराखंड से लोग 1 अक्टूबर 1994 को बसों एवं अन्य गाड़ियों से दिल्ली के लिए निकल पड़े। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य था कि सन 1993 में जो कौशिक आयोग का गठन किया गया, उसने जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सौंपी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर, मैदानी क्षेत्रों पर जनसंख्या के आधार पर आदि मुद्दे प्रमुख थे। इन सब के लिए जरूरी था कि पहले अपना अलग राज्य अलग हो, और उसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी की राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, परंतु अलग राज्य की लड़ाई को जिंदा रखा, जारी रखा। और जब अलग राज्य मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ, और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, और जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नाबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड लगातार बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है।
जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज विरोधी रहे इन रावणों के मांस, मदिरा और अन्य प्रलोभन में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, समृद्धि और संस्कार रूपी सीता को और उत्तराखंड राज्य तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये राज विरोधी रावण बचाएंगे या फिर इन्हीं रावणों के भाई अभय रावण रूपी वो फर्जी संगठन बचाएंगे जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए दिन बनाए जाते हैं? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है। सबको उस पर काम करना है, उसी को जन जन तक पहुंचाना है। वही इन राज विरोधियों के लिए अग्निबाण साबित हो सकता है। आज मैं जो लाया हूं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष में मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ वो कैसे हुआ और उसकी प्रगति कहां तक हुई, और इसमें सबसे देखने का बात है कि पीड़ित तो आंदोलनकारी थे, परंतु उसमें जो दोषी थे, अपराधी थे, वो कौन थे और बचाव कौन कर रहा था? क्योंकि आंदोलनकारियों का तो बचाव किसी ने नहीं किया। ये तो सबको जाहिर, आंदोलनकारी तो पीड़ित थे, उनके साथ जो जुर्म होना था हुआ, परंतु इसमें बचाव किसका हुआ? अपराधियों का बचाव हुआ। और उन अपराधियों का बचाव किसने किया, ये जानने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उत्तराखंड की जनता समीक्षा नहीं करती, चीज़ों को समझती नहीं है। अब यहाँ पे हमको ये मुजफ्फरनगर कांड हुआ 94 में, आज 2020 लग गया है, यानी 26 साल का वो सफ़र निकल चुका है और आखिर उन अपराधियों को हम कटघरे में खड़े करने में कामयाब नहीं हुए। इसके पीछे कारण क्या रहे हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं वो चीज़ों को लेके आया हूँ, आज मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं जो एक आंदोलन से जुड़ा हुआ गीत है वो आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर चर्चा करते हैं। समझने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड जो आंदोलन था उसका नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल कर रहा था और उसके ही मतलब अंडर में उसके नेतृत्व में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था और ये आंदोलन उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। इसको भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड क्रांति दल के लिए ये कोई नया प्रयोग नहीं था। उत्तराखंड क्रांति दल 1979 से लगातार आंदोलन कर रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल ने 1987 में बहुत बड़ी रैली बोट क्लब में की। अगर किसी ने देखा हो बोट क्लब तो कृषि भवन और उद्योग भवन के बीच में ठीक जो नॉर्थ एवेन्यू है, साउथ एवेन्यू है और जो विजय चौक है उसके सामने वाला ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत बड़ी रैली 1987 में सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक उत्तराखंड क्रांति दल ने की। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में 12 घंटे का बंद, 24 घंटे का बंद, 36 घंटे का बंद किए, कभी हिंसा नहीं हुई। ये यहाँ पर समझने की बात है कि उत्तराखंड आंदोलन में 94 में आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई।
ये बहुत बड़ी साजिश उत्तराखंड आंदोलन के साथ हुई और उत्तराखंड क्रांति दल ने 72 घंटे उत्तराखंड के सभी विकास खंडों पर ताले लटकाए और वहाँ हिंसा नहीं हुई। मतलब ये वो है। और जब उत्तराखंड क्रांति दल ने विकास में बाधित पेड़ों को काटा, वन अधिनियम का विरोध किया, वन अधिनियम 1980 का विरोध करते हुए विकास के आड़े आ रहे पेड़ों को 1900, उसके बाद ये जब 94 आता है, 94 में सारे लोग, ये 94 का आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इसे भी समझना जरूरी है। 94 में से पहले 90 में मंडल कमीशन का जो ओबीसी आरक्षण था वो लागू हो गया था और उत्तराखंड में भी उसको वहाँ लागू किया गया और इसके विरोध में 94 में स्टूडेंटों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन को शुरुआती दौर में आरक्षण विरोधी आंदोलन करार दिया गया। लगातार पेपर अक्टूबर की घटना के बाद भी इसको आरक्षण विरोधी आंदोलन कहते रहे। यानी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत जो 94 में हुई वो उसकी शुरुआत आरक्षण विरोधी आंदोलन से हुई। 27% आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया गया और बडोनी जी वहाँ पे पौड़ी में अनशन में बैठे 2 अगस्त से, उनको ज़बरदस्ती उठाया गया और वो थे राज्य के पक्ष में। उन्होंने कहा अलग राज्य बन जाएगा तो जो आरक्षण का जो मामला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद एक संयुक्त संघर्ष समिति बनती है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ और उसके गठन होते ही उत्तराखंड आंदोलन के अंदर हिंसा शुरू हो जाती है। पहली हिंसा 31 अगस्त 1994 में जो दिल्ली में रैली हुई उसमें हुई और उसमें भी कुछ लोगों ने, जब रैली चल रही थी, आगे आगे पुलिस चल रही थी, पीछे आंदोलनकारी थे, उसके बीच कुछ लोग चल रहे थे, उन्होंने फुटपाथ से पत्थर तोड़ के उठा के लात मार के तोड़े और पुलिस में फेंके और लाठीचार्ज हुआ। काफ़ी लोग उसमें घायल हुए, उसमें काफ़ी लोग घायल हुए। उसके बाद खटीमा मसूरी ये केस घटनाएं हुई। उसके आगे 2 अक्टूबर की कॉल हुई, 2 अक्टूबर को लोग बसों में भर भर के निकल पड़े। अब उसके आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ और इसके आगे जो गीत चल रहा है सुनाता हूँ, फिर आता हूँ आपके बीच में। कॉल थी दिल्ली की रैली की, उसमें बसें निकल पड़े, लोग पहाड़ों से निकल पड़े और उनको रोकना शुरू कर दिया। उसके लिए जो खबर है कि जो हमारे वहाँ सांसद थे पौड़ी में भी, जब बडोनी जी को उठाया गया उस दौरान में उन्होंने डीएम को कहा कि भाई इनका पास कोई समर्थन नहीं है, लोगों का समर्थन नहीं है और ये यहाँ पे शांति भंग कर रहे हैं, इनको उठाओ यहाँ से। और जब उठाया तो उनको अनुमान नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। आंदोलन हो गया, पर जब 2 अक्टूबर को आ रही थी तो दिल्ली पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि लोग हथियार लेके आ रहे हैं हमारे नेतृत्व में, और दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इनकी चेकिंग हो। उस चेकिंग के बहाने नारसन से बसों को रोकना शुरू कर दिया गया
और वो आते आते जब रामपुर तिराहे पर पहुंचे तो इनका टकराव शुरू हो गया। उसका मैं आपको सिलसिलेवार क्या हुआ वो बताता हूँ। जो वीडियो दिखाया उसके बाद क्या है कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आंदोलनकारियों की गाड़ियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर रात 12:30 बजे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोक लिया गया। तभी पुलिस ने अचानक इन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। इसके बाद पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां भी चलाई थी। इसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और सामूहिक दुष्कर्म तक किया गया था। 200 से ज़्यादा बसें रामपुर तिराहे पर पहुंची जिसमें आंदोलनकारी मौजूद थे। जितने जवान वर्दी में थे उससे कई ज़्यादा लोग उनकी तरफ से सादे कपड़ों में मौजूद थे। कहने का मतलब था जो वहाँ पर पुलिस के जवान थे उससे भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर सादी वर्दी में थे। और इनको जब आंदोलनकारियों को जब वहां आगे जाने से रोका गया तो आंदोलनकारियों की ओर से भी पत्थरबाजी शुरू हुई। दूसरी तरफ से लाठीचार्ज हुआ और गोलियां चली। महिलाओं के साथ जो अभद्रता और दुराचार किया गया, एक प्रकार के इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। गांधी जयंती के दिन आंदोलनकारी लेकिन उन्हें पुलिस ने जबरन उठा दिया। पुलिस उस तरफ जाने वाली गाड़ियों पर गोलियां और लाठी बरसाती रही। गाड़ियां जला दी गई। वहां के लोगों ने मदद की। अब यहाँ पर मदद के लिए जो पहला पक्ष आया वहाँ के लोकल लोग आए, मदद की, रहने की को जगह और खाना दिया। मुजफ्फरनगर के लोग अगर मदद नहीं करते तो मरने वालों की गिनती और भी ज़्यादा होती। आंदोलनकारियों के साथ इस नृशंस हत्याकांड को उत्तराखंड के लोगों द्वारा बहुत धिक्कारा गया। 2 अक्टूबर अब ये लोग मुजफ्फरनगर कांड के बाद जब रैली वहाँ पे ये कांड हुआ तो दूसरे दिन या 2 अक्टूबर को लाल किले पर पहुँचना था और खबरें आनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जो अनुमान था उससे डरने के बजाय लोगों का गुस्सा बढ़ा और लाल किले पर जो रैली हुई उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल होने के लिए निकल पड़े। और दिल्ली में भी जैसे आजकल लॉकडाउन की स्थिति के बाद दिल्ली की हालत हो गई थी, 2 अक्टूबर को लगभग वैसी स्थिति, केवल आंदोलनकारियों की गाड़ी सड़कों पर निकल रही थी। पुलिस ने जगह जगह पूरी दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए और पुलिस कहीं नज़र नहीं आई। बैरिकेड से सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया और लोग जब लाल किले की ओर निकले तो वो बैरिकेड को तोड़ते हुए निकले। पुलिस नहीं थी बैरिकेड के पास, पुलिस केवल लाल किले में लगी हुई थी। जब लोग लाल किले के पास गए तो उन्हें लाल किले से बहुत दूर रोक दिया गया उनकी गाड़ियों को और काफ़ी लंबा पैदल चलने के बाद वो मुख्य मैदान तक पहुँचे। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि पहली जो बात आई यहाँ पे जो बात की जा रही है कि आंदोलनकारियों की तरफ से भी पत्थर फेंके गए। वहाँ पर तो ठीक है, पुलिस के साथ टकराव था, पत्थर मारे, परंतु जब लाल किले में पहली चीज़ तो क्या हुई कि सुबह से ही वहाँ पर मंच पर कब्जा कर दिया गया। कई लोगों की छीना झपटी जब तक एडीजी और बडनों जी पहुँचते उससे पहले ही शुरू हो गई। माइक छीनने की, मंच पर कब्जा करने की, कुर्सी में बैठने की सिलसिला वहाँ शुरू हो गया। और जैसे ही एडीजी और बडोने जी पहुँचे तो वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो ये समझने की बात पहले की जरूरी है कि आखिर ये पत्थरबाज थे कौन। जो 31 अगस्त को भी पत्थर जिन्होंने मारे, उसके बाद 2 अक्टूबर को भी पत्थर मारे और 2 अक्टूबर की घटना के बाद ये सारे गायब हो गए। किसी भी घटना में पत्थर नहीं चले। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अक्टूबर के बाद भी पुलिस का तांडव पूरे उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि उस घटना में 2 अक्टूबर की घटना के बाद जो आग उत्तराखंड में लगी उसके विरोध में उत्तराखंड जला और पुलिस का तांडव हुआ, परंतु वहाँ पे आंदोलनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बात है।
परंतु ये इस दौरान आखिर ये कौन सा वर्ग था जिसने पत्थर फेंका, पुलिस में भी फेंका, वो तो चलो एक रोष हो सकता है, परंतु आंदोलनकारी लीडर जो उसकी लीड कर रहे थे, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको पत्थर मारना, बडोनी जी का सर फोड़ना, एरी जी का हाथ तोड़ा, उनको मंच से धक्का देना, आखिर वो लोग कौन थे ये भी समझने की ज़रूरत है। आज वो कैमरे में कहीं ना कहीं फ़ोटो कैद होगी, अखबारों में आई होगी। आज अगर आपकी चीज़ अखबार में आपका नाम आता है, कहीं उसमें हिंसा करते समय, कहीं तोड़ फोड़ करते समय आपको आपकी जायदाद कुड़क कर दी जा रही है और कहीं कैमरे में आपकी फ़ोटो देखी जा रही है, तो उसके हिसाब से आप पर केस चला दिया जाता है। परंतु आंदोलनकारियों को अगर उनके पास कैमरे का भी प्रूफ है, उनको अखबारों में भी उनका नाम है, उनकी फ़ोटो है, तो उनको आंदोलनकारी घोषित नहीं कर रही है सरकार। जिनके पास ये प्रूफ नहीं है वो आंदोलनकारी घोषित हो जा रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर कांड में काफ़ी लोग घायल हुए, जिन्होंने गोलियां खाई सीने पर, वो तक आंदोलनकारी घोषित नहीं हुए। कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे गए, उनके परिवार वाले या वो लोग नहीं जुटा पाए घायल होने की वजह से, या उनके परिवार में वो स्थिति नहीं थी, वो मर भी गए, शहीद भी हो गए, परंतु सरकार ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। ऐसी भी घटना मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुई है। और ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी सरकारें कितनी संवेदनशील हैं और हमारे साथ आंदोलन में कितनी कैसी ताकतें चल रही थी कि आंदोलन में शामिल होने के बजाय हमारे साथ इस तरीके की घटना हुई। तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद क्या हुआ कि पूरे उत्तराखंड में जो दिल्ली में हुआ, खैर उसको इसके चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमारे बीच में ही कुछ हमारे को ही मारने वाले लोग शामिल थे जो चाहते थे कि ये आंदोलन ख़त्म हो, ये आंदोलन में कि किसी भी तरह उत्तराखंड क्रांति दल को ख़त्म किया जाए, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति को ख़त्म किया जाए, ये उसके पीछे वो था। और उसके बाद भी इन्होंने 2 अक्टूबर के बाद जाके वहाँ गांव-गांव जाके, घर घर जाके लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ भड़काया कि ये लोगों को मरवा रहे हैं, इनके साथ मत जाओ आंदोलन। अब उत्तराखंड में क्या हुआ कि इस घटना के बाद मातम छाना स्वाभाविक था, पूरे प्रदेश में मातम छा गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली से जो लोग वापस गए उनसे सब पूछने लगे, क्योंकि दिल्ली से हजारों लाखों लोग वहाँ से आए थे। अब किसके साथ दुर्घटना हुई, किसके साथ क्या हुआ, हर एक आदमी चिंतित था। जब तक वो घर नहीं पहुँचे सकुशल, तब तक हर एक दूसरे के बारे में पूछ रहा था। उत्तराखंड में हर एक आदमी परेशान थे। देहरादून में महिला अस्पताल की स्थिति जो महिला अस्पताल के सामने पुलिस कंट्रोल रूम था, वहाँ पर लोगों का जमवाड़ा सुबह से शुरू हो गया था। 3 तारीख को दोपहर तक करीब 1000 से ज़्यादा लोगों का हजूम कंट्रोल रूम के बाहर इकट्ठा हो गया। इस भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगा दी गई। शहर में जगह जगह पुलिस और तत्कालीन मुलायम सरकार के खिलाफ आक्रोश सड़कों में दिखाई दे रहा था। रामपुर तिराहे पर हुई घटना की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि अखबारों में तो खबर आ ही गई थी क्योंकि वहाँ पर गोलियां चल गई और इतने लोग मारे गए, परंतु सही खबर क्या हुआ करके लोगों को पता नहीं चल रही थी। तो आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग, महिलाओं से दुराचार जैसी खबरों से लोगों में उबाल था। हालात बिगड़ते देख शहर में पुलिस और पीएससी तैनात कर दी गई। आंदोलनकारियों के परिजन पुलिस के साथ मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। बाद में देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया गया और जो 6 लोग शहीद हुए, वहाँ पे 6 लोग शहीद हुए, 60 से ज़्यादा लोग मुजफ्फरनगर में घायल हुए। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, उसके अलावा क्या हुआ वो अलग बात है। मुझे नेहरू कॉलोनी के रविंद्र रावत उर्फ पोलू, भाववाला निवासी सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर निवासी गिरीश भद्री, अजबपुर निवासी राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश के सूर्य प्रकाश थपलियाल और उखीमठ रुद्रप्रयाग के अशोक के शिव शहीद हुए थे। मुजफ्फरनगर में घायल होने के बाद दूसरे दिन दून अस्पताल में शहीद हुए शिमला बाईपास के बलवंत सिंह जगवान को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। ये बड़े शर्म की बात है कि वो बंदा वहाँ पे उसको गोली लगी मुजफ्फरनगर में और वो देहरादून में एडमिट हुआ और वहाँ उसकी मौत हो गई, उसको नहीं मिला शहीद का दर्जा। उसके अलावा इसी जो रेस कोर्स के रमेश रतूड़ी समेत कई आंदोलनकारियों को भी अभी तक जो लापता हो गए, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। और उनका कहना कि जब
एक बंदे ने सीने पे गोली खाई और उसका इलाज के दौरान मौत हो जाती है, उसके बाद ही उनको प्रमाण पत्र चाहिए। गोली खाने के बाद ही प्रमाण पत्र की जरूरत है, तब शहीद होगा। और जो आज शहीद मतलब आंदोलनकारी घोषित हो गए उनके वो फर्जी से हो गए। यहाँ तक की खबर आ रही है कि राज्य बने 20 साल हो गए और 18-19 साल से भी कम उम्र के लोग आंदोलनकारी बने घोषित हुए हैं। तो ये फर्जीवाड़ा उत्तराखंड में चल रहा है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, आज क्या है, राज की सत्ता में कौन बैठे हैं? जिन्होंने हमेशा राज का विरोध किया, राज का दोहन किया, राज को लूटा। और इसके आगे हम इस पर आएंगे कि आखिर क्या क्या आगे क्या हुआ। कि तो यहाँ पर मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने संघर्ष किया, बडोनी जी को भी इन्होंने आंदोलनकारी का दर्जा बहुत देर बाद दिया, काफ़ी उसके बाद संघर्षों के बाद। वैसे येरी जी को तो जो मुख्य आंदोलनकारी थे उनको आंदोलनकारी घोषित करने में काफ़ी समय लगा। भानीवाला के राजेश नेगी लापता हुए आंदोलनकारियों की मांग पर सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा बहुत बाद में दिया, उनको शहीद का दर्जा मिला। और 60 से अधिक लोग इसमें घायल हुए। सीबीआई द्वारा कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 7 सामूहिक दुष्कर्म मामले हुए। जो सीबीआई ने बताया जांच के बाद कि 7 लोगों के साथ दुष्कर्म के मामले हुए, 17 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, 28 हत्याएं की गई। सीबीआई के पास कुल 660 शिकायतें आई थी। 12 मामलों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। सत्ता के दुरुपयोग के सबसे शर्मनाक मामले में से एक रामपुर तिराहा कांड के लेकर 7 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने आधे दर्जन याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जिसने वो जो आंदोलन को चला रहा था, उसने आधे दर्जन जो 7 अक्टूबर को केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया। अब इसमें कार्रवाई क्या क्या हुई है उसको आपको बताता हूँ। 1994 में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें जो आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसमें कहा गया कि इन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, दुकानों और वाहनों को जला दिया, बैरिकेड के माध्यम से अपना रास्ता मजबूरन इन्होंने निकालने की कोशिश की। और उसमें जो AK सिंह उस समय वहां पर इंचार्ज थे उसके पुलिस के उस स्पॉट पर, और उन्होंने उनको ये गोली चलाने के लिए मजबूर किया आंदोलनकारियों ने। ये आंदोलनकारियों के खिलाफ वो केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। 1995 में जनवरी में एक सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की जो याचिका थी उसको संज्ञान में लेते हुए 12 जनवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। 12 जनवरी 1995 को ये 7 अक्टूबर को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने आधे दर्जन से ज़्यादा केस फाइल किए थे, उनका संज्ञान में लेते हुए 12 जनवरी को इलाहाबाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया जांच करने का। सीबीआई ने बाद में 72 गवाहों से की जांच करती है और 28 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। सभी आरोपियों पर धारा 376 बलात्कार का लगता है, 392 डकैती का लगता है, 354 महिलाओं पर हमला और आपराधिक बल और 332 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 509 महिलाओं की विनम्रता का अपमान करने का इरादा और 120 बी के तहत आरोप है। भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश शुरू से मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने, अब क्या हुआ ये तो सीबीआई ने किया, उसके बाद क्या किया, मुलायम सिंह सरकार ने एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जहीर हसन द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिए, जिसमें कहा गया, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ बल का उपयोग हुआ था। उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस ने बल प्रयोग जरूर किया, बाकी और कुछ नहीं किया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सीबीआई ने स्वीकार किया कि चार्जशीट में सीबीआई का मामला
यह है कि जांच की आड़ में याचिकाकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों ने रैली करने वालों को दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश की। उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा और जब वे रबड़ की गोलियों के इस्तेमाल के बाद तितर बितर हो गए तो शेष कुछ प्रदर्शनकारियों को बेवजह गोली मार दी गई। ये सीबीआई की रिपोर्ट ने अपने उसमें कहा, जो चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद क्या हुआ मैं अब बताता हूँ कि फिर एक सीबीआई को जो जांच करने का वो दे दिया। कोर्ट ने कहा सीबीआई से कि आप ये करो कि इसमें मतलब अपराधी कौन थे वो बताओ और उन पर क्या दंड मिलना चाहिए ये। परंतु सीबीआई ने क्या किया, सीबीआई ने उस केस में आगे उसको बढ़ाई नहीं, उसकी जांच आगे कुछ नहीं किया और जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद कोर्ट ने फरवरी 96 में क्या किया था, अपने निर्णय में सरकारी मशीनरी द्वारा किए गए कृत्यों का खुलासा किया था कोर्ट ने और सीबीआई को विशेष अदालत को किस अधिकारी ने कौन सा कृत्य किया केवल यह निर्धारित कर उन्हें सजा मुकर्रर करने का जिम्मा सौंपा था। ये हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 1996 में सीबीआई को सौंपा था। इस न्यायालय में सीबीआई 1 साल तक केवल समय काटती रही और जब सीबीआई ने क्या किया, कुछ नहीं किया, 1 साल तक समय काटती रही। सीबीआई द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र तब दाखिल किया गया जब तय सीमा समाप्त हो गई। फलस्वरूप न्यायालय ने मामले को कालातीत मानते हुए घटनाओं की सुनवाई किए बिना ही उच्च न्यायालय से दोषी ठहराए गए अधिकारियों को तकनीकी आधार पर बरी घोषित, जो उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था जिन लोगों को, उनको सीबीआई के न्यायालय ने बरी कर दिया। क्योंकि जो सीबीआई थी उसने कुछ काम ही नहीं किया, अपनी रिपोर्ट ही नहीं सौंपी टाइम पर और उन्होंने उसको बरी कर दिया। सीबीआई के पास 1 साल का समय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए था। इस 1 साल के समय में सीबीआई को कहीं से प्रमाण जुटाने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अधिकांश प्रमाण वह जुटा चुकी थी जिन्हें उसने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में वहाँ हुए अपराधों की श्रेणियाँ भी बना दी थी। विशेष अदालत में सीबीआई को सिर्फ अपराध के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करनी थी, जिसके लिए 1 साल क्या 1 महीने का समय भी काफ़ी था। जो विशेष अदालत उस मामले में गठित की गई मुजफ्फरनगर कांड में, उसमें 1 साल का समय सीबीआई को दिया गया था और सीबीआई को कुछ नहीं करना था। सीबीआई को वही दस्तावेज उस विशेष न्यायालय में देने थे जो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिए थे, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस अदालत को गठित करने का और अपराध निर्धारित करने का और दंड सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। परंतु सीबीआई ने क्या किया, वो पूरे साल भर बैठी रही और उसने कोई भी चीज़ अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं कोर्ट में समय पर। कोर्ट ने जो विशेष कोर्ट अदालत बनी थी उसने उनको बरी कर दिया। इसके 2 संभावित कारण हो सकते हैं। अब ऐसा सीबीआई ने क्यों किया, ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि ऐसे सीबीआई ने क्यों किया। पहला, सीबीआई की दोषी अधिकारियों के साथ सहानुभूति हो सकती है। दूसरा, जांच एजेंसी पर कोई ऊपरी दबाव इतना अधिक था कि उसे चुप हो जाना पड़ा। अब ये तो सभी समझते हैं, अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर और चर्चा बाकी आगे जाके क्या हुआ उस पर होगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि सीबीआई या तो सीबीआई की और उन अधिकारियों की मिलीभगत थी जो इसके दोषी थे, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था, या फिर जो जिनकी सरकारें थी केंद्र में, जिनके अंडर सीबीआई काम कर रही थी, उन सरकारों का दबाव था। ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये खबर है, ये चीज़ निर्णय आया दिसंबर में, 1997 दिसंबर में निर्णय आया, जो विशेष अदालत बनाई थी उसने उनको बरी कर दिया। उसके बाद आगे जाके जब इस केस के ऊपर कई चीज़ें हुई
और आगे उत्तराखंड राज्य बन जाता है 9 नवंबर 2000 को, और लोगों को ऐसा लगा कि अब तो राज्य हमारा बन गया, अब इसकी जो पैरवी होगी राज्य सरकार करेगी, हमारा एक पक्ष मजबूत पक्ष होगा और हमको न्याय मिल पाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ इसको जोड़ते हुए मैं जो दूसरा वीडियो जारी करूंगा उसमें वो सब कुछ दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जो एक विशेष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मुजरिम ठहराने वालों को भी जो बरी किया, उसके पास के क्या कारण रहे, और उसके बाद हमारी उत्तराखंड सरकार बन गई, अपनी सरकार बन गई, हमारे पक्ष को मजबूती से रखा गया या नहीं रखा, फिर उसके बाद सीबीआई ने क्या किया, उसको लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। मैं इसके 2-3 वीडियो मुजफ्फरनगर कांड के आगे का क्या क्या हुआ सारी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ। इसी के साथ जिनने इसमें भाग लिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो मेरा YouTube चैनल है उत्तराखंड समाचार, उसको भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।